फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के खेल मंत्रालय, भारत के, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भारत के खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, कौन सी स्कीम? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यानी कि जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है दोस्तों, टॉप, वो किस ईयर में स्टार्ट हुई? 2013 में, 2014 में, या फिर 2015 में, या फिर 2016 में? तो जल्दी से जल्दी कमेंट में अपने आंसर जरूर शेयर करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? टारगेट पोडियम स्कीम किस वर्ष प्रारंभ हुई दोस्तों? बिल्कुल, अगर आप जा रहे हैं 2014 के साथ तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सन 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की स्टार्टिंग हुई थी। थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की, ना टॉप्स की, तो ये बेसिकली आपकी देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा स्टार्ट किया गया। इसको टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इस संस्था के द्वारा इसका स्टार्ट किया गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा सन 2014 में 214 में इस योजना की शुरुआत हुई। टॉप्स की बात करें हम टारगेट ओलंपिक स्कीम की, पोडियम स्कीम की, तो ये बेसिकली आपके जो पैरा ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी होते हैं, जिनको पैरा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, जो पैरा ओलंपिक्स मतलब वो ओलंपिक जिसमें जिनके किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, जिनको किसी न किसी प्रकार से शरीर में विकृति होती है, उसको पैरा ओलंपिक कहते हैं। उन खिलाड़ियों के लिए ये योजना लाई गई जो ओलंपिक में भाग लेते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप में उनको कुछ पैसे मिलते हैं, साथ ही एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है, उनको ट्रेनिंग मिलती है, अच्छी डाइट मिलती है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से मिलता है। इस चीज़ के लिए ये टॉप स्कीम लाई गई ताकि हमारा जो पैरा ओलंपिक गेम्स के एथलीट हैं उनको सुविधा मुहैया कराई जा सके। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के प्रकारों का वर्गीकरण के विकास के वर्ष के संबंध में आरोही कालानुक्रमिक क्रम का सही क्रम है? ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप्स। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो बॉडी टाइप्स पहले ईजाद हुई फिर उसके बाद कौन सी ईजाद हुई, ऐसे करके हमको स्टेप बाय स्टेप सेट करना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, शेल्डन, क्रेशमर, हिपोक्रेट्स, हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स, हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स, हिपोक्रेट्स, शेल्डन या क्रेशमर, या पहले क्रेशमर आया फिर शेल्डन, या फिर हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स, या फिर हिपोक्रेट्स, या फिर हिपोक्रेट्स, क्रेशमर, शेल्डन, या फिर हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज सबसे पहले हिपोक्रेट्स की शैली आई बॉडी टाइप्स की, फिर क्रेशमर की शैली आई बॉडी टाइप्स की, फिर क्रेशमर के बाद शेल्डन की, फिर हेल्थ कार्टर, सोमैटोटाइप्स की। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है पूछा है? ध्यान रखिएगा, क्या पूछा है? कार्य नहीं है। अक्सर हम क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और हमें क्या लगता है कि मैनेजमेंट का कार्य कौन सा है, तो हम खटाखट आंसर लगा देते हैं। बट यहाँ क्या पूछा है? मैनेजमेंट का कार्य नहीं है। ऑप्शंस है निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, संघ नेतृत्व यानी कि यूनियन लीडरशिप, योजना यानी प्लानिंग, समन्वय कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आसान चीजें ही आपको डुबोती हैं दोस्तों, और आसान क्वेश्चन अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं। इसलिए कोई आसान क्वेश्चन मिले तो उसको बहुत ही धैर्य के साथ सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। संघ नेतृत्व यानी यूनियन लीडरशिप जो होती है वो आपके मैनेजमेंट का, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होती है। बाकी आपका निर्देशन यानी कि जो आपकी डायरेक्टिंग है, ठीक है, आपका निर्देशन भी आपका मैनेजमेंट में आता है, योजना प्लानिंग भी आपका मैनेजमेंट में आता है, और समन्वय करना यानी कोऑर्डिनेशन भी आपका मैनेजमेंट में आता है। बट
यूनियन लीडरशिप नहीं आती किसके अंतर्गत, मैनेजमेंट के फंक्शन में। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा साथियों, जेसीआर परीक्षण के शटल रन परीक्षण, ठीक है, जो शटल रन का टेस्ट होगा उसमें आइटम की जो लेन की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। यानी जो आपका जेसीआर का टेस्ट होगा उसमें आपको एक ग्राउंड देंगे जिसमें शटल रन कराई जाएगी, तो शटल रन में जो ये लेन होती है, इस लेन की चौड़ाई पूछा है आपसे कितनी होती है, 3 फीट होती है, 4 फीट, 5 फीट या 6 फीट, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी के आंसर आने चाहिए कमेंट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, विच वन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल द करेक्ट आंसर इज, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हो तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 6 फीट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 6 फीट। ठीक, जेसीआर की बात करूं यहां पर तो जेसीआर का फुल फॉर्म जे फॉर जंपिंग, और जंपिंग में कौन सी, वर्टिकल जंप करवाते हैं। ठीक है, कौन सी जंप, वर्टिकल जंप। ची फॉर चिनिंग, चिनिंग में चिन अप कराते हैं, बार पर ठुड्डी को लगवाया जाता है। और रनिंग में कौन सी रनिंग कराते हैं, शटल रनिंग में। शटल रनिंग में क्या होता है, एक खिलाड़ी यहाँ से दौड़ के जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर वापस भागेगा, फिर जाएगा, फिर वापस भागेगा, अप डाउन चलता रहता है, इसी को शटल रन बोलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ कि शटल रन की स्टार्टिंग किसने की थी, तो बी.ई. फिलिप्स ने की थी। सॉरी, शटल रन बोल दिया मैंने। जेसीआर परीक्षण को का इजाद अगर किसी ने किया था तो वो थे बी.ई. फिलिप्स, और 1957 में इन्होंने जेसीआर परीक्षण को इजाद किया था, 1957 में, और बी.ई. फिलिप्स इनका नाम है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता तेजी से कौशल अधिग्रहण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर स्किल्स एक्विजिशन। ठीक है, यानी कि वह कौन सी क्षमता है जो किसी कौशल को बहुत तेजी के साथ अडॉप्ट करने के लिए, अधिग्रहित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, या फिर स्पीड या गति। ठीक है, ताकत, लचीलापन, समन्वयात्मक क्षमताएं, या फिर गति। चारों ऑप्शंस आपके सामने, इन चारों में से वह कौन सी चीज़ है जो कि तेजी से कौशल अधिग्रहित करने में काम आती है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। तो 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अगर आप ऑप्शन सी के साथ जाते हो, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समन्वयात्मक क्षमताएं जो होती हैं वह कौशल, बहुत तेजी से कौशल को अधिग्रहण करने के लिए जिम्मेदार हो जाती है। फास्टर स्किल्स एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है खेल प्रबंधन की अंतिम कड़ी कौन सी है। जो हमारा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है उसकी लास्ट कड़ी, जो लास्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट लास्ट चेन लिंक इज पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क, डायरेक्टिंग, निर्देशन, कोऑर्डिनेशन एंड इवैल्यूएशन, नियंत्रण और मूल्यांकन, या फिर फाइनेंस एंड बजट, वित्त और बजट। खेल प्रबंधन की सबसे आखिरी कड़ी क्या होगी। पहली कड़ी तो प्लानिंग होती है, ठीक है, लेकिन आखिरी कड़ी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। इसकी जो सबसे लास्ट कड़ी होती है वो नियंत्रण और मूल्यांकन की तरफ होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से योजनाओं के कौन से कौन से समूह की अवधि में सही आरोही क्रम में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लान्स आर इन द करेक्ट डिसेंडिंग सिक्वेंशियल ऑर्डर इन टर्म ऑफ ड्यूरेशन। हमारे स्पोर्ट्स में क्या होती है, पीरियडाइजेशन एक टर्म है, यानी कि जो ट्रेनिंग की अवधियां हैं उसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, मीजो, माइजो, माइक्रो और कंसेप्चुअल। तो इन चारों का सही क्रम हमको फाइंड आउट करना, लेकिन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, ना कि बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो सबसे बाद में आया होगा वो सबसे पहले आ जाएगा। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके टीजीटी, पीजीटी, फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्जाम होता है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन 200% आपके पेपर में आता ही आता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्वेश्चन नंबर 7 का? जल्दी से कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही होगा। सबसे पहले कंसेप्चुअल, यानी चौथे नंबर पे कंसेप्चुअल आएगा, तीसरे नंबर पे आपका माइक्रो साइकिल आएगा, दूसरे नंबर पे आपका मीजो आएगा, सॉरी दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर पे आपका माइक्रो आएगा। यानी सबसे पहले माइक्रो साइकिल होती है, ये 1 हफ्ते के आसपास चलती है। फिर मीजो साइकिल आती है, ये 1 महीने के आसपास चलती है। फिर माइक्रो साइकिल आती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है। कंसेप्चुअल होती है, वो कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से उसका टाइम ड्यूरेशन अलग ही होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कैसे भी उसको चला सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट आपकी कुछ थेरेपीज की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, उन थेरेपीज में हम कौन कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर दे रखा है, उसको मैच करना है। क्रायोथेरेपी, पेनिट्रेटिव थर्मोथेरेपी, सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी। ऑप्शंस आपके हैं टेंस, वैक्स बाथ, वर्पुल बाथ और अल्ट्रासाउंड, और कोड्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं। इन कोड्स के हिसाब को आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर उन कोड्स के हिसाब से आपको बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर इन कोड्स में? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3 4 2 1 ये सीक्वेंस लगेगा, यानी कि क्रायोथेरेपी जो होगी वो वर्लपूल बाथ से कनेक्टेड होती है। ठीक है, पेनिट्रेटिव थेरेपी की बात करूँ तो वह अल्ट्रासाउंड थेरेपी, अल्ट्रासाउंड में यूज होता है। सुपरफिशियल थर्मोथेरेपी की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी आ जाती है किस पे? वैक्स बाथ पे। और इलेक्ट्रोथेरेपी की बात करूं तो इसमें टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका थेरेपी वगैरह से क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे। 1 वर्ड के क्वेश्चन अब नहीं आते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन से 2 कारक अंतराल प्रशिक्षण पद्धति में यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में महत्वपूर्ण माने जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन इंटरवल ट्रेनिंग मेथड? इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के अंदर इन चारों में से वह 2 कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, पूर्ण पुनर्प्राप्ति रुक जाती है, पल्स रेट की निगरानी करना, रक्तचाप की निगरानी करना, या फिर अपूर्ण पुनर्प्राप्ति रुक जाती है। कंप्लीट रिकवरी पॉजेस, मॉनिटरिंग पल्स रेट, मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, या फिर इनकम्प्लीट रिकवरी पॉजेस। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं कोड्स के अंदर। इन कोड्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी है, 2 और 4, यानी कि पल्स रेट की निगरानी करना और अपूर्ण इनकम्प्लीट रिकवरी पॉजेस हो जाता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, मॉनिटरिंग पल्स रेट एंड इनकम्प्लीट रिकवरी पॉजेस। ओके, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक ऐसा सवाल है जो पके आम की तरह ना हर एग्जाम में चू जाता है। पता नहीं देखा ना पेड़ पे जो पका आम होता है, जब वो एकदम पक जाता है तो ऊपर से ग्रेविटी के कारण वो क्या था, नीचे चू जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, ये हर एग्जाम में बिन बुलाए बाराती की तरह जाके बैठ जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट बैंड बाय वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। मेरा कहने का मतलब ये था कि जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, इन द सेंस कि वाडा से रिलेटेड, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी से रिलेटेड आपको अपने पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से वो तत्व हैं जो कि वाडा ने बैन कर दिए हैं? अमीनो एसिड, ग्रोथ हार्मोन, या क्रेटिन, या एराथ्रोपोइटिन। सॉरी, बैन नहीं किए वो पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है। क्या होगा सही जवाब? चलो, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कौन से बैन नहीं है? बिल्कुल, जो आंसर होगा सही आपका पहला तो क्रेटिन जो है वो बैन नहीं है, और एक होगा आपका एमिनो एसिड्स। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में है, यस, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, एमिनो एसिड्स और क्रेटिन है, ये दोनों क्या है? ये दोनों बैन नहीं है, ये दोनों बैंड नहीं है, नॉट बैंड हैं। और ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके बैंड होते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चले। उससे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 नवंबर 1999 में, ठीक है, 10 नवंबर 1999 में वाडा की स्थापना की गई, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की। इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों यहाँ से भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क पुरुष की जीवन क्षमता की सीमा क्या होती है, जो वाइटल कैपेसिटी होती है एक नॉर्मल इंसान की, स्वस्थ इंसान की, वह कितने लीटर की होती है दोस्तों? 1 से 2 लीटर, 3 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 8 लीटर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में ये पूछा गया सवाल है। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, तो आपका सही होगा 3 to 5 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वाइटल कैपेसिटी की बात करूं तो हवा की वह अधिकतम मात्रा है जिसे एक वयस्क व्यक्ति अधिकतम सांस लेने के बाद फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद जब उसको बाहर मैक्सिमम तरीके से निकालते हैं तो वही आपकी वाइटल कैपेसिटी होती है, फेफड़ों से जो बाहर निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आपके सामने आते ही हैं। एक्सिस, प्लेन्स कितने में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट राइट, ये सारी चीजों में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह तल जो शरीर के सिनिस्टर और डेक्स्टर, इन टर्म्स को ध्यान में रखिएगा, सिनिस्टर और डेक्स्टर में विभाजित करता है वह कहलाता है। ठीक है, प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू सिनिस्टर एंड डेक्स्टर इज नोन एज, सिनिस्टर और डेक्स्टर समझ लो, सिनिस्टर का मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट साइड से डिवाइड करना, और डेक्स्टर का मतलब होता है दोस्तों राइट साइड से डिवाइड करना। इस चीज को ध्यान में रखना, सिनिस्टर मीन्स जो बाएं से डिवाइड करे, डेक्स्टर मीन्स जो दाएं से डिवाइड करे, वह प्लेन। तो अब यहां से आपको आंसर मिल जाएगा वह कौन सा प्लेन है जो दाएं और बाएं में डिवाइड करता है, फ्रंटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, सैजिटल प्लेन या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस डायग्राम की मदद भी आप ले सकते हो बताने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सैजिटल प्लेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप इस डायग्राम में ही देख लो, क्लियर कट है आपका जो ये सैजिटल प्लेन है। ठीक है, ये सैजिटल प्लेन है, ये आपकी बॉडी को दो पार्ट में बांट रहा है, एक लेफ्ट में बांट रहा है और एक राइट में बांट रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स प्लेन की बात करते हो तो हमारे सीजी पॉइंट से अप और डाउन पार्ट में बांट देता है ट्रांसवर्स प्लेन। कोरोनल प्लेन की बात करूं तो हमारी बॉडी को यहां से बीच से फाड़ देता है, आधी आगे आधी पीछे, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बांट देता है। ठीक है, लेकिन यहां पूछा क्या, लेफ्ट और राइट। अब अगर हमसे डायरेक्ट देखो एग्जाम में क्वेश्चन अब कैसे बनेंगे इस चीज को समझना। सबको पता है कि सैजिटल प्लेन लेफ्ट और राइट में बॉडी पार्ट को डिवाइड करता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान देना, सिनिस्टर और डेक्स्टर। अब आपको यही नहीं पता है कि सिनिस्टर और डेक्स्टर क्या है। सिनिस्टर मीन्स जो लेफ्ट साइड से काटे और बांटे, और डेक्स्टर मीन्स राइट साइड से बांटे। ये पता होगा तभी इसी तरीके की क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या करते हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं आज की डेट में, टर्मिनोलॉजी का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स की और जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं इनको आपको बहुत कायदे से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। दोस्तों एक और चीज, आज मैं 20 क्वेश्चन ही अटेंड कराऊंगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही अटेंड करेंगे। आप तो यही बोलोगे सर ने थंबनेल में तो दिखाया 50 क्वेश्चन, बट एक्चुअली क्या है कि आज कुछ काम है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से मेरे को कहीं बाहर निकलना है, इस वजह से मैं नेक्स्ट क्लास में बाकी 30 वीडियोस आपके क्लियर करूंगा, डेली आएगी क्लासेस आपकी। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आज हम क्लियर करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूं, 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही पॉइंट कौन सा इन चारों फैक्टर में से वो हमें निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, बेंडिंग ऑफ हेड इज सेकेंड क्लास लीवर, लीवर के बारे में ही क्वेश्चन है, यानी सिर झुकाना द्वितीय श्रेणी का लीवर कहलाता है, सिर को पंजों के बल उठाना तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है, कोहनी का मुड़ना तीसरी श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है, या फिर कोहनी का विस्तार प्रथम श्रेणी का उत्तोलक या लीवर कहलाता है। बहुत ही आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं, जल्दी से बताएंगे इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, ये हमें बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल अगर ऑप्शन डी के साथ आप जा रहे हो तो बिल्कुल सही हो, तीसरा और चौथा। ठीक है, तीसरा फ्लेक्शन ऑफ एल्बो इज थर्ड क्लास लीवर, जब हम
जिम के अंदर डंबल करते हैं ना, फ्लेक्शन, जब हम डंबल को ऐसे खींचते हैं तो फ्लेक्शन हो रहा है, और या नीचे ले जाते हैं तो एक्सटेंशन होता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारा थर्ड क्लास लीवर का यूज होता है। फिर क्या कह रहा है, कोहनी को मोड़ना तीसरी श्रेणी का लीवर कहलाता है। कोहनी का विस्तार प्रथम, ओके ठीक है, कोहनी का विस्तार प्रथम श्रेणी का लीवर है। जब हम डंबल कर रहे हैं, जब हमने फ्लेक्शन किया तो सेकंड थर्ड क्लास लीवर लगा, और जब हमने एक्सटेंशन कर दिया, फैला दिया, तो फर्स्ट क्लास लीवर लगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं लीवर की दोस्तों। तो लीवर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारी बॉडी में बेसिकली 3 प्रकार के लीवर पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। ठीक, अब इन लीवर की मैं बात करूं तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एफर्ट, लोड और रेजिस्टेंस। ठीक है, आपका एफर्ट होगा किसी तरफ, एक तरफ लोड होगा, बीच में आपका रेजिस्टेंस होगा। ऐसे यही एफर्ट, लोड और रेजिस्टेंस जब इधर उधर होते हैं तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास लीवर में चेंजेस आते हैं। ओके, जहां पर एक्शन की बात करूं, जहां फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जैसी मूवमेंट होगी, वहां पर हमारा, आप ध्यान रखना, फर्स्ट क्लास लीवर का इस्तेमाल होता है। कहां पर, फर्स्ट, हमारे गर्दन पे जब हम गर्दन को झुकाते हैं और खींचते हैं तो यहाँ पर जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हम कर रहे हैं, इस पे फर्स्ट क्लास लीवर लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ अपने पैर के पंजों को, जब हम पंजों के बल एड़ी को ऊपर उठाते हैं तो यहाँ हमारा सेकंड क्लास लीवर लगता है। फिर वही उसी को नीचे लेकर रख देते हैं तो वो डॉर्सी फ्लेक्शन हो जाता है। ऊपर उठाते हैं हील को तो प्लांटर फ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम अपनी एल्बो की बात करें, जो मैंने अभी आपको बताया, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जब हम करते हैं वहाँ पर थर्ड क्लास लीवर का इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों को उपलब्धि प्रेरणा किस अवस्था में प्राप्त होती है? एट विच स्टेट द अचीवमेंट मोटिवेशन एक्वायर चिल्ड्रन। मोटिवेशन वाली जो अचीवमेंट होती है वो बच्चों को किस अवस्था में एक्वायर हो जाती है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी का, बताओ। प्यूबिसेंस में यानी यौवन, एडल्सेंस में यानी किशोरावस्था, इन्फेंसी शैशवावस्था, या फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास का प्रारंभिक चरण। एक बच्चा कब सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, खूब उसके अंदर जोश भर जाता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, पूरी दुनिया उखाड़ दूंगा, सारी चीज़ें कर लूँगा, ये पालूंगा, ये होता है ना, उसके अंदर जोश आ जाता है। तो इन चारों में से अब जब वो छोटा होगा, छोटा सा बच्चा होगा, तो क्या उसके अंदर उतना जोश होगा? नहीं होगा। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, किशोरावस्था भी नहीं हो सकता क्योंकि एडोलसेंस में इतना ज़्यादा नहीं होती है वो चीज़ें। ठीक है, यौनवावस्था में तो दूसरी चीज़ें दिमाग में आने लग जाती हैं। लड़कियों के बारे में इंसान सोचने लगता है, मेरी शादी हो जाती, मेरे को इतनी अच्छी बीवी मिल जाती, और भी चीज़ें आती हैं, है ना। तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट, जब सामाजिक स्तर पे वो अच्छे लोगों से मुलाकात करता है, उसका सामाजिकरण होता है कायदे से, तब जाकर के वो क्या होता है, उसका जो मोटिवेशन का अचीवमेंट लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा एक्वायर हो जाता है चिल्ड्रन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा हुआ सवाल है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर सहन शक्ति प्रदर्शन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। एंडोरेंस परफॉर्मेंस एट हाई एल्टीट्यूड ओवर 3000 मीटर सेवरली अफेक्टेड ड्यू टू। जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, पहाड़ों वगैरह पर जाते हैं, तो हमारे शरीर पर या शरीर के अंगों पर या उसके कार्य पर कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आपके, ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत में कमी हो जाती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन में आंशिक दबाव में कमी आती है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ बैरोमीटर दबाव में वृद्धि होती है, या फुफ्फुसी वेंटिलेशन यानी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में गिरावट आ जाती, कमी आती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर ऑप्शन सी के साथ आप जा रहे हो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऊंचाई में वृद्धि के, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, डिक्रीज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विथ इंक्रीज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो डिक्रीज होता है। अगर आपका एल्टीट्यूड, आपकी ऊंचाई बढ़ेगी तो ऑक्सीजन को जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डाउन होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान। किस देश में आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए जिम्नास्टिक को महत्वपूर्ण माना जाता है? द विच कंट्री म्यूजिक फॉर स्पिरिट एंड जिम्नास्टिक फॉर बॉडी? ओके, ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पर म्यूजिक को स्पिरिट के रूप में और जिम्नास्टिक को बॉडी के रूप में यूज किया गया हुआ? ग्रीस, रोम, स्वीडन, डेनमार्क। इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही आसान सा सवाल, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो, ग्रीस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट से रिलेटेड है आपका। टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में निम्नलिखित में कौन से खेल को उच्च प्राथमिकता वाले खेल के रूप में रखा गया है? ठीक है, उच्च प्राथमिकता वाले खेल में रखा गया है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। यानी कि जो टॉप्स हैं टारगेट पोडियम स्कीम योजना, ठीक है, उसको, उसमें कौन से ऐसे गेम्स है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट वो दिया गया हो? ठीक है, आर्चरी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, हॉकी या जिम्नास्टिक्स? तो क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, तीर से जो निशाना लगाते हैं ना उसको आर्चरी बोलते हैं, तीरंदाजी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से गेम है जिनको प्राथमिकता दी गई बढ़िया तरीके से? चलो बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? हॉकी, हॉकी होना चाहिए, एथलेटिक्स भी होना चाहिए। तो तीसरा चौथा किसमें है? तीसरा चौथा सिर्फ इसी में, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा? 17 का सही जवाब जल्दी से बताओ, सभी के आंसर आने चाहिए भाई। क्या होगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर क्या हुआ बताएगी क्या? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा? 17, 17 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, आर्चरी, बॉक्सिंग और हॉकी, ये तीन ऐसे इवेंट हैं या गेम हैं जिनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ठीक है, 18वां क्वेश्चन आपके सामने। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीढ़ की हड्डी का मुड़ना एवं विस्तार होना। ओके, जो हमारी स्पाइन होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका मुड़ना और उसका विस्तार होना, मुड़ना और विस्तार होना, वह किसमें कहलाता है? स्पाइन फ्लेक्शन सैजिटल एक्सिस और फ्रंटल प्लेन में, कोरोनल एक्सिस और सैजिटल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल प्लेन में, ट्रांसवर्स एक्सिस और कोरोनल प्लेन में। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18? अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो, कोरोनल एक्सिस एंड सैजिटल प्लेन, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना? क्वेश्चन नंबर बी का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोरोनल एक्सिस एंड सैजिटल प्लेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज ओवर यूज इंजरी? ओवर यूज इंजरीज इनमें से कौन कौन सी भैया, हमको ये पता करना है। और ओवर यूज एक्यूट इंजरीज और ओवर यूज इंजरीज से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं दोस्तों। मसल स्ट्रेन, बर्साइटिस, शोल्डर डिसलोकेशन, मसल सोरनेस, स्ट्रेस फ्रैक्चर, टेनिस एल्बो और एंकल स्प्रेन, कौन कौन से होंगे सही जवाब इनमें से? जल्दी से फटाफट बताएंगे। ओवर यूज इंजरीज आपको सामने दिख रही होंगी आपके डायग्राम में, यहाँ पर टेनिस एल्बो, बैक पेन, शोल्डर पेन, है ना, ढेर सारी चोटें, सब ओवर यूज इंजरीज में आती। क्या क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 19 इन कोड्स में से आंसर बताने, जल्दी से बताओ भाई, साथ देखिए सारे आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। और साइटिस, स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड टेनिस एल्बो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है आपका आज का हमारा आखिरी सवाल रखेंगे इसको। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक, ग्लाइडिंग जॉइंट इन विच ओनली स्लाइट ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर्स आर आल्सो नोन एज। जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं उसके अंदर जो मूवमेंट होती है स्लाइटली, जो थोड़ी बहुत गति होती है, उसको हम कौन क्या बोल सकते हैं? इरेगुलर जॉइंट, बाईएक्सियल, प्लेन, यूनिएक्सियल या फिर सैडल जॉइंट? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20? चलो ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 20 विच वन इज द करेक्ट आंसर? सारे के सारे जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे जवाब दो। नहीं दोगे आंसर ना तो मज़ा नहीं आएगा, मुझे तो आएगा भाई, मैं तो पढ़ाना मेरा मज़ा है। लेकिन अगर आप आंसर देते रहोगे ना तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, सही जवाब दे रहे हो कि गलत, खुद का इवैल्यूएशन कर पाओगे। ओके,
तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, इरेगुलर जॉइंट्स भी बोल सकते हैं और प्लेन जॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं, ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा सा कलर चूज कर लेते हैं। ओके, यस, क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं के मानसिक धर्म चक्र के चरणों के को पहले से आखिरी एक क्रम में लिखें। राइट द फेजेस ऑफ वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। वुमेन्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक में जो उसका सीक्वेंस होता है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। जैसे पहला क्या कह रहा है, ओवुलेशन फेज होती है पहली, फिर ल्यूटिल फेज होती है, या फिर मेंस्ट्रुएशन फेज होगी, या फिर फॉलिक्यूलर फेज होगी। इन चारों को सही क्रम में लगाना है आपको। जो पहले क्या आएगी, दूसरे नंबर पे क्या आएगी, तीसरे नंबर पे क्या है और चौथे नंबर पे क्या आएगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपकी टीजीटी पीजीटी, चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे केवी का, किसी भी का भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होगा, उसमें ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपके कोड्स यहाँ पर दे रखे हैं, तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं। ओवुलेशन फेज होगा, ल्यूटियल फेज होगा, मेंस्ट्रुएशन फेज होगा, या फिर फॉलिक्यूलर फेज होगा। ठीक है, सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे आपका आएगा मेंस्ट्रुएशन फेज आएगा। ठीक है, नंबर 1 पे आपका मेंस्ट्रुएशन फेज आएगा, नंबर 2 पे आपका आएगा फॉलिक्यूलर फेज आएगा, नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो आपका ओवुलेशन फेज आएगा, और नंबर 4 पे आपका बच गया ल्यूटियल फेज आएगा। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस में हमको इसको लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपका सीक्वेंस में भी पूछ सकता है या आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप आपका होगा कौन सा, ल्यूटियल फेज होगा, सेकंड स्टेप आपका मेंस्ट्रुएशन फेज होगा, थर्ड स्टेप आपका ओवुलेशन फेज होगा, और फोर्थ स्टेप आपका ल्यूटियल फेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, व्यायाम के दौरान, ओके, व्यायाम के दौरान, अगर हम व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में बनने वाले, व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में बनने वाले लैक्टिक एसिड में प्रतिवर्ष रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को क्रम ज्ञात कीजिए। देखिए, बेसिकली आपसे क्वेश्चन ना, जनरली क्वेश्चन लैक्टिक एसिड से रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो थकान क्यों स्टार्ट हो जाती है, तो उसका आंसर आप देते हो लैक्टिक एसिड की वजह से। लेकिन एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आज की डेट में आपको डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि लैक्टिक एसिड फॉर्म ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन द मसल अंडरगोस रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज चेंजेस। जब व्यायाम के दौरान लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है तो उस दौरान कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं, उनको हमें सीक्वेंस फॉर्म में डालना है। केमिकल चेंजेस तो ये पांचों होते हैं। अब इन पांचों में पहले क्या बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, इस चीज को मैं डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सारे के सारे जवाब देंगे। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ कोड में दे रखे हैं। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ, ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर पे जाओगे। ठीक है, नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आपका आ जाएगा दोस्तों मसल ग्लाइकोजन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर पे पहले ये केमिकल चेंज होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपका आ जाएगा मसल फायरुवेट होगा दूसरे नंबर पे, ये दूसरा केमिकल चेंज होगा। ओके, तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो फिर ब्लड लैक्टेट में केमिकल चेंजेस होंगे आपके। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं तो फिर लीवर फायरुवेट होगा फोर्थ नंबर पे, और पांचवें नंबर पे आपका आ जाएगा लीवर ग्लाइकोजन के रूप में तैयार हो जाएगा। ये केमिकल चेंजेस का सीक्वेंस है दोस्तों। जब आपकी बॉडी में व्यायाम करते वक्त लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार से केमिकल चेंजेस आपके अंदर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 23rd क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन है आपके सामने। प्रणालीगत परिसंचरण पथ का सही क्रम ज्ञात करें, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम का सही सीक्वेंस है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम का सही सीक्वेंस है, हमें वो यहाँ पर बताना है कि पहले स्टेप पे क्या होगा, दूसरे स्टेप पे क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हार्ट से रिलेटेड, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो वेना कावा, राइट ऑरिकल, कैपिलरीज, एरोटा, आर्टरीज, वेन्यूल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है, रक्त संचरित हो रहा है, वो एक्चुअल में किस सीक्वेंस से हो रहा है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। कोड्स आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पर। अब आपको बताना है कि इसमें से सबसे पहले और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। चलिए फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जाते हो तो आपका ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो पहले नंबर पे आपका आ जाएगा साथियों कौन सा? नंबर 1 पे लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो ब्लड है, ठीक है, वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। ठीक, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पाथ। 7th लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल में राइट ऑरिकल। इस क्वेश्चन को एक बार क्लियर चेक करना पड़ेगा। 23 का बी, ठीक है। इसके हिसाब से देख लेते हैं क्या दिया है। लेफ्ट वेंट्रिकल नंबर 1 पे दे रखा है। नंबर 2 पे अगर बात करूं तो दे रखा है आपका कौन सा? नंबर 2 पे आपका दे रखा है एरोटा। नंबर 3 पे आपका दे रखा है आर्टरीज, ठीक है। और नंबर 4 पे आपका दे रखा है क्या? कैपिलरीज। नंबर 5 पे आपका दे रखा है क्या? नंबर 5 पे आपका आ जाएगा दोस्तों 6 वेन्यूल्स। और नंबर 7 पे आपका आ जाएगा कौन सा? वेना कावा एंड देन राइट ऑरिकल। अब इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़। हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर से डिवाइड होता है। आपके लेफ्ट ऑरिकल में, सॉरी राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल होगा यहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारा जो यहाँ पर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आता है वो सबसे पहले इधर साइड पे एंटर, आपके हार्ट के राइट साइड पे एंटर करता है। इसके बाद यहाँ पर आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आपके राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पर एक आपकी PSLV होती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कौन सी होती है? PSLV वॉल्व होती है। इसके थ्रू ये आपके कहाँ पहुँच जाता है? आपके लंग्स में पहुँचता है जो ब्लड होता है ना। सबसे पहले आपके राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए आपके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व में यानी PSLV वॉल्व के थ्रू होता हुए आपके फेफड़ों में, लंग्स में जाएगा, जहां पर उस खून के अंदर ऑक्सीजन मिलाई जाएगी। ओके, उस ऑक्सीजन को मिलाने के बाद फिर ये आपके लेफ्ट साइड पे आता है शुद्ध होने के बाद, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24, 24वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैच द लिस्ट विथ फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है हमको। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, ठीक है। इतनी चीज़ दी है और यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दे रखी है। उन एक्सरसाइज में कौन सी चीज़ सेट होती है हमारी, वो करना है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, इसको सही तरीके से मैच करना है। चलिए फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 24 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो होगा वो सार्जेंट जंप से होगा, मैच होगा, ठीक है। एजिलिटी की बात करूं तो स्क्वैट थ्रस्ट से हो जाएगी। वहीं अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात मैं करूं तो ये आपकी ब्रिज अप टेस्ट से हो जाएगा। और स्ट्रेंथ एंडोरेंस आपका फ्लेक्स्ड आर्म हैंग से हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्यायाम से 1 घंटा पहले, ठीक है, व्यायाम से 1 घंटा पहले कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू बी कंज्यूम्ड 1 आवर प्रियर टू एक्सरसाइज, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, 2 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, 2.5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, या 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन एक आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी जवाब देंगे दोस्तों। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से 1 घंटे में एक्सरसाइज से पहले हम लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन ज्ञात करिए, ठीक है। फाइंड द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से वाटर सॉल्युबल विटामिन हमको फाइंड आउट करनी। कितनी विटामिन होती हैं? A, B, C, D, E और के, ये बेसिक हमारी विटामिन होती है। इसमें से हमें
वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पता करना है दोस्तों, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होंगी, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का एक आसान क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब 26 का? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 2 और 5 यानी विटामिन बी और सी, ये आपकी वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं। बाकी जो बच गई ए, डी, ई और के, ये आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं दोस्तों, ठीक है, ए, डी, ई, के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों। 27 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, शारीरिक शिक्षा का दर्शन आधारित है किस पर? द फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की फिलोसफी है दोस्तों, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, बेस करती है? अस्तित्ववाद पर, व्यवहारवाद पर, उदार दर्शन पर, या फिर यथार्थवाद पर? चलिए, एक आसान सा सवाल आपके सामने है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। व्यवहारवाद पर, सॉरी, एलेक्टिक फिलॉसफी, उदार दर्शन पर हमारी जो शारीरिक शिक्षा का दर्शन है वो उदार दर्शन पर बेस्ड करता है, एलेक्टिक फिलॉसफी पे डिपेंड होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, आईओसी द्वारा घोषित, ठीक है, आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा घोषित कौन सी दवा प्रतिबंधित नहीं है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ओलंपिक के अंदर कौन सी दवा प्रतिबंधित नहीं है, ये सवाल पूछा है। विच वन इज नॉट बैंड ड्रग इज डिक्लेयर्ड बाय आईओसी? अल्कोहल, स्टेनोजोलोल, एम्फेटामिन और मैरिजुआना। चलिए, या फिर शराब या अल्कोहल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप अल्कोहल शराब के साथ जाते हो तो बिल्कुल करेक्ट जवाब है अल्कोहल शराब आईओसी के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक में बैन नहीं की गई है दोस्तों, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों 23 जून 1894 में, 23 जून 1894 में आईओसी की स्थापना हुई, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है दोस्तों, उन एथलीटों की पहचान कीजिए करें जिनमें मांसपेशियों में अधिक स्लो ट्विच फाइबर और अपेक्षाकृत कम फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। आइडेंटिफाई द एथलीट्स हु हैव मोर स्लो ट्विच फाइबर एंड रिलेटिवली लेस फास्ट ट्विच मसल फाइबर इन देयर मसल्स, ठीक है। वो कौन से खिलाड़ी या एथलीट है जिनमें स्लो ट्विच मसल फाइबर या फास्ट ट्विच मसल फाइबर कम या ज़्यादा पाए जाते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। ओके, यानी स्लो कम से अपेक्षाकृत, क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द एथलीट्स हु हैव मोर स्लो ट्विच फाइबर्स। ओके, अभी ज़्यादा स्लो ट्विच फाइबर कौन से एथलीट में होते हैं फास्ट ट्विच फाइबर की अपेक्षा, ठीक है। तो स्लो ट्विच फाइबर किस में होंगे? जिसमें आप धीमे धीमे एक्टिविटी कर रहे हो लंबे समय तक, वहाँ आपके स्लो ट्विच फाइबर मसल फाइबर यूज़ करेंगे। तो लॉन्ग एक्टिविटीज़ कौन सी हम करते हैं? मैराथन रनिंग हो गई जैसे, तो अब यहाँ ऑप्शन स्प्रिंटर्स है, शॉर्ट पुट है, हाई जंप है, मैराथन। मैराथन हमारी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर की हमारी एक मैराथन रेस होती है, जिसमें एक एथलीट धीमे धीमे रनिंग करता है, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे धीमे धीमे काम करते हैं आराम से, ठीक है। फास्ट ट्विच मसल फाइबर किसको चाहिए होंगे? स्प्रिंटर्स को चाहिए होंगे, इनको चाहिए होंगे फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। 100 मीटर की कोई स्प्रिंट लगा रहा है, उनको फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन के जो गेम्स वगैरह हो, इवेंट वगैरह होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूं, सीसामोइड हड्डियां पाई जाती हैं, जो हमारी सीसामोइड बोन्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? मैस्टॉइड प्रोसेस में, पीसी फॉर्म ऑफ द रिस्ट, फिर फर्स्ट मेटाकार्पल बोन या हॉइड बोन में, ठीक है। कोड्स आपके यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। ओके, आप इसका जवाब फटाफट से देंगे सारे के सारे। क्लियर हो इतनी चीज? तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर? तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। पीसी फॉर्म ऑफ द रिस्ट एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन में, ठीक है। सीसामोइड बोन आपकी यहाँ पर फाउंड होती हैं। ओके, देख लीजिए यहाँ पर, ये आपकी, जैसे मैं बात करूँ सीसामोइड की, अगर हम बात करें तो टी शेप में होती हैं, पीसी फॉर्म 2 होती हैं
और पटेला में 2 होती हैं। जो नी की हमारी कैप होती है, जो हमारी घुटने की कटोरी होती है ना, वहां पर आपकी वॉली बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है, सीसामोइड बोन्स पाई जाती हैं। और जो कलाई में जो आपकी इधर यहाँ पर बोन्स होती हैं, यहाँ पर भी 2 पाई जाती हैं। ये हमारी सीसामोइड बोन्स होती हैं, जो कि टोटल 4 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 31वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का सबसे लंबा चक्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ ट्रेनिंग? ठीक है, इससे पहले की क्लास में मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था आपसे कि मीजो, माइजो, माइक्रो, है ना, इन सब की चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो माइक्रो साइकिल सबसे लंबी पूछा है इसमें, ठीक है, माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल या वीकली साइकिल। चलो, सबसे लंबी साइकिल कौन सी होगी? बहुत आसान, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो माइक्रो साइकिल, तो ये सबसे लॉन्ग ट्रेनिंग होती है, लगभग 1 साल के आसपास। माइक्रो साइकिल की बात करूं तो 1 वीक के आसपास चलती है। माइक्रो मीजो, हाँ, मीजो साइकिल आपकी लगभग 1 मंथ के आसपास चलती है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले आप पीरियडाइजेशन जो होता है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। जो हमारी ट्रेनिंग साइकिल का पीरियडाइजेशन होता है, यहाँ पर आपका माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल और माइक्रो, सबसे छोटी साइकिल ये होती है जो कि आपकी कितने टाइम तक चलती है? 1 वीक पे। मीजो साइकिल 4 से 6 वीक या 1 महीने के आसपास, माइक्रो साइकिल लगभग 1 साल के आसपास। तो ये आपका पीरियडाइजेशन टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने पुटअप होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, मांसपेशियों के काम को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए, ठीक है। नेम द डिवाइस यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग मस्कुलर वर्क, एर्गोमीटर, इलेक्ट्रोमायोग्राम, एर्गोग्राफ या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 32, जो हमारे मसल्स का वर्क होता है उसको मेजर करने के लिए इन चारों apparatus में से कौन सा apparatus या कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 32 का? 32वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोमायोग्राम। इलेक्ट्रोमायोग्राम आपका क्या करता है? मसल्स वर्क की रिकॉर्डिंग करने का काम करता है, उसको मेजर करने का काम, जो उसका वर्क हुआ है उसको मेजर करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के संकुचन के दौरान मांसपेशियां छोटी हो जाती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टनिंग ऑफ द मसल अकर्स ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स का साइज कम हो जाता है, छोटी हो जाती है, ठीक है। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोकाइनेटिक या ऑल ऑफ दीज? यहाँ पर ऑल कट गया, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी, सॉरी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। किस कॉन्ट्रैक्शन में आपकी मसल्स की साइज छोटी हो जाती है? 33वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपके मसल्स का साइज छोटा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रशिक्षण के दौरान कौन सी विधि एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग करती है? Which method of training utilize both aerobic and anaerobic energy producing systems? ठीक है, कंटिन्यू, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, स्ट्रेंथ या फिर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। मतलब कौन सा ट्रेनिंग मेथड में आपका एरोबिक और एनारोबिक दोनों का दोनों इस्तेमाल होता है, इस चीज के बारे में पूछा है, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे, बहुत ही आसान सा जवाब है इसका। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो तो फार्टलेक ट्रेनिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। ओके, फार्टलेक ट्रेनिंग की बात करूं तो इसमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं होता। आपका कोच ले जाएगा, आपको पहाड़ पे छोड़ देगा, अब चाहे आप दौड़ो, कूदो, चलो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है इसमें, ठीक है, और कोई टाइम मॉड्यूलेशन भी नहीं होती है। इसीलिए इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार की गतिविधि होती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। और यहाँ पर 2 नाम दे रखे हैं, गोस्टा होल्मर और वॉल्डिमार ग्रेशमर और गोस्टा होल्मर। गोस्टा होल्मर आपके फार्टलेक ट्रेनिंग के जन्मदाता हैं दोस्तों, और इंटरवल ट्रेनिंग के आपके वॉल्डिमार ग्रेशमर इसके फादर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फादर हैं इसके, जनक हैं इसके। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन, दरवाजा क्लोज कर दो जी। 35वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वह प्रशिक्षण विधि जो हृदय के स्ट्रोक की मात्रा को बढ़ाती है और इसलिए पैर तक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता बढ़ाती है। द ट्रेनिंग मेथड विच इंक्रीजेज द हार्ट्स स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हेंस इट्स एबिलिटी ड्यू टू डिलीवर ब्लड एंड ऑक्सीजन टू लेग्स। ठीक है, रक्त और ऑक्सीजन को हमारे पैरों तक पहुंचाने के लिए या हृदय के स्ट्रोक की मात्रा को बढ़ाती है और इसलिए पैरों तक, हमारे पैरों तक क्या करती है, ऑक्सीजन और रक्त को पहुंचाने की क्षमता बढ़ा देती है। ठीक है, तो जैसे पहला है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड और वेट ट्रेनिंग मेथड। इन चारों ट्रेनिंग मेथड में से वह कौन है जो आपके हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा दे और ब्लड और ऑक्सीजन को आपके लेग्स तक पहुंचाने में मदद करे। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 35वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो होता है वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, आपका जो रक्त है और ऑक्सीजन आपके पैरों तक अच्छे से आराम से पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 और 36वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, शक्ति या विस्फोटक के प्रशिक्षण की विधि कहलाती है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग फॉर पावर और एक्सप्लोसिवनेस इज कॉल्ड। ठीक है, शक्ति और विस्फोटक प्रशिक्षण, जहां पावर, दमखम खूब दबा के यूज करना पड़े, तो उस प्रकार की ट्रेनिंग को हम क्या बोलेंगे? फार्टलेग ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, प्लायोमेट्रिक्स या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। बिल्कुल, अगर आप जा रहे हो प्लायोमेट्रिक्स के साथ तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्लायोमेट्रिक्स ही वह ट्रेनिंग मेथड है दोस्तों जिसमें शक्ति या विस्फोटक प्रशिक्षण विधि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन 37, 37वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, डंबल्स, बारबेल्स और पुली मशीनों का उपयोग किया जाता है कहां पर? ठीक है, जो डंबल होगा, जो बारबेल्स होंगे, जैसे ये क्या है आपका, ये आपकी पुलिंग मशीन है, पुली मशीन है, ये डंबल्स एक्सरसाइज है, ये बारबेल्स की एक्सरसाइज है। इनका उपयोग किस में करते हैं हम? वेट ट्रेनिंग में, स्पीड ट्रेनिंग में, सर्किट ट्रेनिंग में या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं हम लोड के ऊपर काम कर रहे हैं, ये भार का काम कर रहे हैं। ठीक है, भार का काम कर रहे हैं। ओके, तो यानी कि वेट का काम हो रहा है, तो ये किससे रिलेटेड होगा? आपका वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 37 का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इन हॉकी द कॉर्नर हिट इज टेकन फ्रॉम द। ठीक है, यानी जो हॉकी में कॉर्नर हिट ली जाती है दोस्तों, कौन सी हिट? कॉर्नर हिट जो हॉकी में ली जाती है वो हॉकी के मैदान में कहां से ली जाती है? बैक लाइन से, सेंटर लाइन से, साइड लाइन से या फिर गोल लाइन से? ठीक है, एक आसान सा लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉकी का। बताओ कहां से ली जाती है जो कॉर्नर हिट होती है? बैक लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन या फिर गोल लाइन? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, साइड लाइन से। ठीक है, क्यों ली जाती साइड लाइन से दिखा देता हूं आपको। ये आपका हॉकी का ग्राउंड है, हॉकी के ग्राउंड में ये हमारी साइड लाइन होती है। ठीक है, जब भी हम कॉर्नर हिट लेते हैं, कॉर्नर हमारे बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉन्ग कॉर्नर, एक होता है हमारा शॉर्ट कॉर्नर हॉकी के अंदर। ठीक है, एक लॉन्ग कॉर्नर होता है और एक शॉर्ट कॉर्नर होता है। जो लॉन्ग कॉर्नर होता है वो आपकी साइड लाइन से लिया जाता है, जो शॉर्ट कॉर्नर होता है डी में इस पार्ट से लिया जाता है। आपका इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, और इसके ग्राउंड की बात करूं तो 100 गज लंबा होता है, 100 यार्ड लंबा होता है, 60 यार्ड आपका ये चौड़ा होता है। ठीक है, ये जो डी का पार्ट है आपका, ये यहाँ से मेज़र किया जाता है दोस्तों, 16 गज का होता है, 16 यार्ड का। ये जो डॉटेड एरिया का पार्ट होता है ये आपका 21 यार्ड का होता है। ठीक है, ये आपके 25-25 यार्ड के 4 भाग में आपका हॉकी का मैदान बटा होता है दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39, 39वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, डेकाथलॉन कंसिस्ट्स ऑफ। डेकाथलॉन एक इवेंट है जिसके अंदर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? 6 ट्रैक फील्ड, 6 ट्रैक इवेंट, 4 फील्ड इवेंट, या 4 ट्रैक इवेंट 6 फील्ड इवेंट, 3 ट्रैक इवेंट 7 फील्ड इवेंट, या फिर 7 ट्रैक और 3 फील्ड इवेंट? जल्दी से बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है, ये 100% आता ही आता है आपके पेपर में।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपके डेकाथलॉन के अंदर 4 ट्रैक इवेंट और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। ठीक है, 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। ओके, कौन कौन से इवेंट होते हैं उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक, कौन कौन से इवेंट होते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक, डेकाथलॉन की बात हो रही थी, 2 दिन का ये पूरा टाइम होता है। हमेशा देखना, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेकाथलॉन, पहली चीज तो ये पुरुषों के लिए प्रतियोगिता होती है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। किसके लिए? पुरुषों के लिए, ये मेंस की प्रतियोगिता होती है। दूसरी चीज, ये 2 दिन की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो पहले दिन आपके 5 इवेंट होंगे। फर्स्ट डे आपके कितने इवेंट होंगे? 5 इवेंट होंगे। 5 इवेंट में 100 मीटर स्प्रिंट, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर की स्प्रिंट होगी, रेस होगी। दूसरे दिन में आपके 110 मीटर हर्डल, बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर रन होगा। 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं, यही बताया था ना। हाँ, 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। 4 ट्रैक इवेंट कौन से हैं? पहला 100 मीटर स्प्रिंट, दूसरा 400 मीटर स्प्रिंट, तीसरा 110 मीटर हर्डल और चौथा आपका 1500 मीटर रन। ठीक है, ये 4 ट्रैक इवेंट होते हैं। बाकी जो बच गए आपके फील्ड इवेंट में कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं उससे पहले आप देखोगे हेप्टाथलॉन। हेप्टाथलॉन की बात करूं दोस्तों तो ये आपका वुमेन्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? वुमेन्स के लिए होता है। ठीक है, वुमेन्स के लिए। ये भी आपकी 2 दिन की चलने वाली प्रतियोगिता है, 2 डेज। ठीक, इसमें 100 मीटर हर्डल होती है पहले दिन, फिर हाई जंप, फिर शॉर्ट पुट, फिर 200 मीटर स्प्रिंट, दूसरे दिन लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर रन। इसमें कितने ट्रैक इवेंट होते हैं? एक 800 मीटर हो गया, एक 200 मीटर हो गया, एक 100 मीटर हो गया। ठीक है, 3 इसमें ट्रैक इवेंट होते हैं। ठीक है, और 3 और 4 इसमें फील्ड इवेंट होते हैं। 3 ट्रैक होंगे और 4 इसमें फील्ड इवेंट होंगे। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो विच ऑफ विड्थ ऑफ वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो नेट है उसकी चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? 1.80 मीटर, 1.20 मीटर, 1.10 मीटर या 1 मीटर? बहुत ही आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वॉलीबॉल गेम से 100% आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कितनी होती है वॉलीबॉल नेट की चौड़ाई? जल्दी से बताएंगे, सभी के आंसर आने चाहिए इस पे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1 मीटर। आपका वॉलीबॉल का जो नेट होता है दोस्तों वो 1 मीटर चौड़ा होता है। कितने मीटर चौड़ा होता है? 1 मीटर चौड़ा होता है वॉलीबॉल का नेट जो होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो वॉलीबॉल का नेट है, तो वॉलीबॉल नेट की बात करूँ तो इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक आपकी 1 मीटर होती है। यहाँ पर जो एंटीना लगा है दोस्तों, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 1.80 मीटर। 1 मीटर आपका नेट पे होगा और 0.80 मीटर आपका नेट के बाहर होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वॉलीबॉल से, हाइट ऑफ एंटीना इन वॉलीबॉल इज, पीछे ही मैंने क्लास में बता दिया, सॉरी क्वेश्चन में बता दिया कि जो एंटीना की हाइट होती कितनी होती है? 1.80 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1.80 मीटर। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे वॉलीबॉल एंटीना का कलर भी पूछ लेता तो यहाँ पर आपको मेंशन होगा रेड और वाइट में इसकी कलरिंग्स होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाइट ऑफ द वॉलीबॉल नेट फॉर मेन इज, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में जो नेट होती है उसकी हाइट कितनी रखी जाती है? ऑप्शंस 2.40 मीटर, 2.41, 2.42, 2.43। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जा रहे हो ऑप्शन डी के साथ तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2.43 मीटर आपकी पुरुषों के लिए, मेंस के लिए आपकी वॉलीबॉल नेट की हाइट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द वेट ऑफ बास्केटबॉल? इस बास्केटबॉल का वजन कितना होना चाहिए दोस्तों? 400 ग्राम से 800 ग्राम तक, 500 ग्राम से 600 ग्राम तक, 567 ग्राम से 650 ग्राम तक, 567 से 650। ये 2 बार हो गया है, एक ही को मान लो आप। चलो 3 ही ऑप्शन मान के चलते हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर ऑप्शन सी के साथ आप जाते हो बिल्कुल सही जवाब है। 567 से 650 ग्राम तक वॉलीबॉल का वजन होता है। बात करें इसके फादर की, जनक की, तो डॉक्टर जेम्स ने स्मिथ, डॉक्टर जेम्स ने स्मिथ फादर ऑफ बास्केटबॉल हैं। 1891 अमेरिका में इस खेल का इजाद इन्होंने
किया था। वही अगर आपसे वॉलीबॉल के फादर का नाम पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है विलियम जी मॉर्गन। ठीक है, विलियम जी मॉर्गन याद रखना है वॉलीबॉल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द हिकी वाके इन जूडो। जूडो के अंदर हिकी वाके शब्द का मतलब क्या होता है? ए ड्रॉ, ए पेनल्टी, ए पॉइंट या ए प्लेयर। चलिए, बहुत ही आसान लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जूडो, ताइकांडो, इन सब की टर्मोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम हो। बहुत ही आसान लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हो ड्रॉ, तो आपका आंसर सही है। हिकी वाके का मतलब होता है कि दोनों टीमें बराबर, टाई हो गई, दोनों टीम में टाई होगी, बराबर पॉइंट्स में आ गए। ठीक है, और एक और चीज़ आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि ये जो जूडो गेम है वो किस प्रकार का गेम है। दोस्तों, ये कॉम्बैटिक्स में आता है। किस में आता है? कॉम्बैटिक्स में आता है आपका बॉक्सिंग, जूडो, टाइकांडो, फेंसिंग, ये सारी चीज़ें आपकी कॉम्बैटिक्स में आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, 45वां क्वेश्चन। भारोत्तोलन प्रतियोगिता में दो प्रयासों के बीच में वजन में वृद्धि कम से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कम से कम नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं होनी चाहिए? ठीक है, 2.5 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, 5 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, 10 किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, या 2 किलोग्राम से। मतलब जब भी हमने एक बार उठाया, उसके बाद जब हम वेट बढ़ाते हैं तो मिनिमम कम से कम कितना वेट हम बढ़ा सकते हैं वो पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, अगर आप जा रहे हो ऑप्शन बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5 किलो कम से कम, 5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। मीराबाई चानू, नाम सुना ही होगा आपने। मीराबाई चानू 201 किलोग्राम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट रही है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, मीराबाई चानू 201 किलो उठाया था इसने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, 201 किलो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन वन टीम इन द गेम ऑफ रग्बी। रग्बी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 14 होते हैं, 15, 16, 17? जल्दी से बताओ फटाफट। हाउ मैनी नंबर ऑफ प्लेयर्स इन रग्बी टीम। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 15 प्लेयर्स होते हैं रग्बी टीम में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ टेबल टेनिस टेबल। 100% एग्जाम में आने वाला सवाल है। टेबल टेनिस, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये ऐसे, जूडो, टाइकांडो, ये ऐसे गेम है जहां से एक एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पूछा टेबल टेनिस की मेजरमेंट क्या होती है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट कितनी होगी? 2.74 मीटर लंबा, 1.525 मीटर चौड़ा, या 76 सेंटीमीटर ऊंचा। ऐसी चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों, फटाफट से। बिल्कुल, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जाते हो तो आप बिल्कुल सही हो। टेबल की जो आपकी हाइट होती है, सॉरी लंबाई होती है, इस टेबल की जो लंबाई होगी दोस्तों वो होगी 2.74 मीटर। वहीं अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें, ये जो चौड़ाई होती है दोस्तों होती 1.525 मीटर, और इसकी हाइट की अगर हम बात कर दें तो 76 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 48 से पहले एक और चीज़ देख लो, ये वही डायमेंशन है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, इसमें आपसे मीटर के साथ साथ इंचेस में भी पूछ सकता है, हाइट वगैरह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट ओलंपिक मोटो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओलंपिक का मोटो क्या है? CTS, RTS, 40S या कंट्रीब्यूटर्स? CTS, RTS, 40S या कम्युनिटर, हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर और विनर, या नन ऑफ दिस? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमारे 3 मोटो होते थे, सबको पता है, CTS, RTS और 40S। अधिक तेज, अधिक ऊंचा, अधिक ताकतवर। चौथा भी ऐड हो गया, थॉमस बैक ने ऐड किया, जो प्रेसिडेंट हैं IOC के करंट के भी, उन्होंने ऐड किया। वो चौथा कौन सा है बताओ? चलो, क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर ऑप्शन बी के साथ जाते हो करेक्ट आंसर। CTS मतलब क्या होता है? RTS मतलब क्या होता है? CTS मतलब क्या होता है आपका? RTS मतलब तो अधिक ऊंचा, ठीक है, अधिक ऊंचा। 40S मतलब होता है अधिक तेज। CTS मतलब बलवान। ठीक, कम्युनिटर मतलब क्या होता है? कम्युनिटर मतलब क्या होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट। चलो, इसका कमेंट करके आप बताओगे। ठीक है, मेरे को तो पता है, मैं तो बता ही दूंगा। कमेंट में इसका आंसर बताना। कम्युनिटर या कम्युनस भी बोल सकते हैं,
इसका मतलब होता है टुगेदर, बता ही देता हूं, एक साथ। ठीक है, ये नया मोटो आपका जुड़ा है जो कि थॉमस बैक ने दिया। किसने दिया? थॉमस बैक ने दिया। और करंट प्रेसिडेंट है आपके किसके? आईओसी के, ध्यान रखना। ठीक है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 49, सेक्टर एंगल ऑफ जेवलिन थ्रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपके सेक्टर है, चाहे शॉर्ट पुट का हो, जेवलिन का हो, हैमर का हो, उनका सेक्टर एंगल आपको याद होना चाहिए। 34.92 डिग्री, 29 डिग्री, 36 डिग्री या 36.92 डिग्री। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 29 डिग्री। बेसिकली ये आपका 28.96 होता, बट हम राउंड फिगर में इसको 29 डिग्री ही लिखते हैं। ठीक है, और बाकी का 34.92 होता है। इसको आप पहचान ही रहे होंगे, नीरज चोपड़ा है। यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जितने भी उसके उपलब्धियां हैं ना, उनको रट लीजिए, उनको याद कर लीजिए। इससे एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। इसमें जो जो रिकॉर्ड बनाए नीरज चोपड़ा ने, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आखिरी सवाल आप लोगों के लिए है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में करके देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, इन सवालों का जवाब आपको कमेंट में देना है। फादर ऑफ बास्केटबॉल कौन है? फादर ऑफ वॉलीबॉल कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कौन है? और फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन है? इनके आंसर आप कमेंट में करके बताएंगे मेरे को। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।